दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वैदिक संस्कृति या वैदिक काल के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में निष्क क्या था? ए शस्त्र, बी आभूषण, कृषि औजार या फिर लिपि। प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे। आप वीडियो को पॉज करके सोच विचार के अच्छे से आंसर दे सकते हैं और जो भी प्रश्न आपको ना हो उनको आप नोट कर सकते हैं। इसका सही आंसर है आभूषण। ऋग वैदिक काल में निष्क क्या था? एक आभूषण हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ये कान, बाहु, गला या फिर कलाई। इसका सही आंसर है गला। जो निष्क था वह गले का एक हार हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्णाभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के। इसका सही आंसर है स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में जो निशाका शब्द है, स्वर्ण आभूषणों को निशाका शब्द के नाम से जाना जाता था। देखिए, बौद्ध जो जातक कथाएं हैं उनमें से 3 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख किया गया है। जातक कथाएं क्या होती हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, वह जातक कथाओं के अंतर्गत आती हैं। उन कथाओं में प्राचीन काल में 3 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख किया गया। कौन कौन से? निशाका, स्वर्ण और मसाका। इन सिक्कों को आपको याद रखना है। निशाका, स्वर्ण और मसाका। जो सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी वह निशाका थी, स्वर्ण मध्यम मूल्य था और मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे कम महत्व रखती थी। तो निशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बोगज कोई किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है यह यहाँ के अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि बोगज कोई ईरान में एक स्थान है जहाँ से जो अभिलेख मिले हुए हैं, तो उसमें ऋग वैदिक काल के देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋग वैदिक काल आर्य थे, तो वह आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ये स्पष्ट होता है कि यह ईरान से आए थे। देखिए, स्पष्टीकरण में दिया गया है, प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का प्राप्त हुआ है। तो एक बहुत प्राचीन अभिलेख भी है। इतने पुराने अभिलेख नहीं मिलते हैं भारत में। बोगजकोई का अभिलेख जो मध्य एशिया में मिला है वह 1400 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख पर राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख है जिसमें राजाओं ने वैदिक युगीन देवताओं को साक्षी माना था। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य 4 देवताओं के नाम का उल्लेख है। यह भी आपको याद रखना है कि जो बोगजकोई अभिलेख है उसमें किन देवताओं के नाम का उल्लेख आया है। 4 देवताओं के नाम का उल्लेख आया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? अभी हमने इसके बारे में चर्चा की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोगजकोई। इस अभिलेख से ही पता चलता है या स्पष्ट होता है कि जो आर्य भारत में ईरान से आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय विद्वान ने आर्यों के मूल देश के बारे में लिखा है? एक भारतीय विद्वान भी हैं जिन्होंने आर्यों के मूल देश के बारे में लिखा है कि मतलब आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो वह बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्य भारत में उत्तरी ध्रुव आए थे। उत्तरी ध्रुव आपका इस क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ से आर्य भारत में आए थे, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मानना था। लेकिन आपको बता दें कि यह मत ज़्यादा मान्य नहीं है। जो सर्वाधिक मान्य मत है वो यही है कि आर्य भारत में मध्य एशिया से ही आए थे। तो इसका अगर डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने डिटेल से चर्चा की है। और जब आप एक डिटेल वीडियो देखेंगे तो एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा और आपको बहुत सारे प्रश्न बिना याद किए ही आपको याद रहेंगे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो इसका सही आंसर है अंग और मगध। आर्य संस्कृति का धुर समझने का मतलब है कि यह आर्य संस्कृति के समान नहीं थे बल्कि आर्य संस्कृति के विरोधी थे। आर्य संस्कृति जितने श्रेष्ठ नहीं थे। तो आर्य संस्कृति का धुर किसको समझा जाता था? अंग और मगध। अंग और मगध जनपद में या उन राज्यों में रहने वाले लोगों को
आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। इसमें बता दें कि देखिए आप ये भारत का मैप देख सकते हैं उस समय का। इसमें अंग और मगध देख सकते हैं आप। ये अंग जनपद है और ये मगध, ये पूर्वी भारत में है। मतलब जो आर्यों का विस्तार था वह मुख्यतः इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा है, डिटेल वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये क्षेत्र जो अंग और मगध जनपद थे ये पूर्व में थे, काफ़ी दूर थे, और इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, अथर्ववेद में किसको दूरस्थ प्रदेश कहा गया है? दूरस्थ प्रदेश का मतलब है कौन सा प्रदेश दूर स्थित था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे पूर्वी क्षेत्र में अंग और मगध थे, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा अंग और मगध। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग वैदिक काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा या फिर बलि एवं कर्मकांड? तो इसका सही आंसर है बलि एवं कर्मकांड। वैदिक काल में हम लोगों ने देखा कि मूर्ति पूजा के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, जो वैदिक काल से भी पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें मात्र देवी की मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा थी, पर सिंधु घाटी सभ्यता में भी मंदिर नहीं थे। एकेश्वरवाद की तो चर्चा ही नहीं मिलती है। वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती रही, तो मूर्ति पूजा भी गलत है, एकेश्वरवाद भी गलत है। देवी पूजा के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर है वह बलि एवं कर्मकांड। बलि और कर्मकांड हमने देखा कि यजुर्वेद में बलि और कर्मकांड जो यज्ञ आदि का है विस्तार से उल्लेख किया गया है कि यज्ञ क्यों करने चाहिए, उनकी प्रक्रिया क्या होना चाहिए, यज्ञों से क्या होता है। तो इस तरीके से तो ऋग वैदिक काल में जनता मुख्यतः बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ है? आपके ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? देखिए ऋग्वेद में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध का वर्णन है, 10 राजाओं का युद्ध, उसे 10 राज युद्ध भी कहते हैं। तो यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, इसका सही आंसर परुष्णी। अब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि परुष्णी नदी जो ऋग्वेद में जिसका उल्लेख आया है, वर्तमान में उस नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारी उन नदियों के नाम याद रखने जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है और वर्तमान में उन नदियों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दसराज युद्ध के बारे में, यह देखिए आर्यों का सबसे प्रसिद्ध कबीला संघर्ष। हम लोग जानते हैं कि आर्य कबीले के रूप में रहते थे, कबीलाई समाज था वह एक, और दसराज युद्ध के रूप में वर्णित है। जो परुष्णी, देखिए ब्रैकेट में लिखा है रावी, नदी के तट पर हुआ था। भरत जन के गुरु विश्वामित्र थे। जन का मतलब जो होता है, जो वह उस समय जो राजनीतिक इकाई थी वह सबसे बड़ी जन थी। जन को आप एक तरीके से देश समझ लीजिए, एक राष्ट्र समझ लीजिए। जैसे आज राष्ट्र है वैसे उस समय जन हुआ करते थे। तो जन के गुरु विश्वामित्र थे, परंतु वशिष्ठ इसके गुरु हो गए बाद में। तो अतः क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने भरत जन के विरोधियों को समर्थन दिया। इस युद्ध में भरत के विरोध में 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले मिलकर संघर्ष कर रहे थे। अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में विस्तार से किया गया है। तो यह दसराज युद्ध के बारे में बताया हमने आपको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में किस नदी को मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा कहा गया है? आपके आंसर सिंधु, आपके ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, वितस्ता या फिर यमुना। इसका सही आंसर है सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि, शिकार, शिल्प या फिर व्यापार? इसका सही आंसर है शिकार। देखिए कृषि के बारे में बता दें कि जो प्राचीन कालीन आर्य थे, ऋग्वैदिक कालीन आर्य मुख्य तौर से, तो वह स्थायी जीवन व्यतीत नहीं किया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। तो कृषि का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि कृषि अगर करना है तो एक जगह स्थायी होकर करना पड़ेगा। शिल्प का भी कोई विशेष ज्ञान नहीं था, व्यापार के भी कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, और चूंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, शिकार करके अपना जीविकोपार्जन किया करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दी है। प्रारंभ में आर्य खानाबदोश एवं शिकारी थे, अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के स्थायी निवास का साक्ष्य मिलता है। देखिए वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ही कैसी के या फिर आर्यों के स्थायी निवास के साक्ष्य मिलना प्रारंभ होते हैं, और उनका समय भी दिया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC के बीच, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC के बीच।
वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।